बिस्तर पे ही आ जा, अच्छा ठंड है भैया रजाई में हो जा अंदर। लेकिन आज भी मैं 15 साल से एक लास्ट नेम के साथ घूम रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं। और मेरी बीवी वहाँ पे वो सबको उसने वो बाजे दिए हुए हैं छोटे छोटे वाले जो डॉलर स्टोर वाले, वो बज रहे हैं, पीपणियाँ बज रही हैं। मैं वहाँ पे बाहर आती मैं कहा भाई ये क्या हुआ, मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे किसी गंदे से कॉकरोच वाले होटल में डाल दिया। ऊपर से जो बाहर वाले लोग हैं उनको लग रहा है यार इसको सब कुछ फ्री मिल रहा है, यहाँ मैं कॉकरोच के साथ सो रहा हूँ। बहुत सारे लोग आ गए थे, ओ यार तू अकेला देसी बंदा कैसे कॉलेज में कैसे पहुंच गया, तुझे टीच करने दिया कैसे। श्योर कनाडा में क्या कोई कमी नहीं है, लेकिन अब ये मेरा घर है। मैं यहाँ किसी होटल के कमरे में आके मैं 4 दिन के लिए चेक इन करने नहीं आया। अब आपने मुझे 4 साल पहले ये बताया था, मैं सक्सेसफुल हो गया, अब मेरे पास $2 लाख मेरी कंपनी में पड़ा है, क्या करूं। कि 2018 में मैंने सिटी काउंसिल की इलेक्शन के लिए रन किया, राइट। तो वो एक अच्छा मोड़ बन गया वहाँ पे कि जो डिवोर्स हुआ वो वहाँ हुआ उस मोमेंट पे, कि जब मैंने सिटी काउंसिल के लिए रन किया 2018। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया पॉडकास्ट लेके। और आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं हरप्रीत पाजी। हरप्रीत पाजी इंडो ओटावा जो कम्युनिटी है उसमें एक जाने माने नाम है और उनको काफ़ी लोग द प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं। हरप्रीत पाजी के साथ हमारी बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है और बहुत ही मज़ेदार कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है। उनकी जो इमिग्रेशन जर्नी है इंक्लूडिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल एज वेल, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। उन्होंने इंडिया से शुरुआत की, पहला पड़ाव उनका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके था और फाइनली फिर वो सेटल हुए कनाडा के अंदर। हरप्रीत पाजी ने अपनी इस कन्वर्सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील की हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आई एम प्रेटी श्योर कि उनके क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं पता होंगी। उन्होंने अपने नाम की कहानी भी बताई है कि कैसे वो इतने सालों से एक ऐसे नाम को कैरी कर रहे हैं जो उनका है ही नहीं। तो इस पॉडकास्ट को, इस कन्वर्सेशन को एक एजुकेशनल पॉडकास्ट की तरह देखिए कि कैसे हरप्रीत पाजी ने अपनी लाइफ जर्नी को प्रोग्रेसिव बनाया। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी कि जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ सकते हैं। अब आपको पता है कि इस पॉडकास्ट को हर एक उस इंसान तक पहुंचाइए जो इससे एजुकेशन लेके कुछ सीख सकता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव कर सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। दिस इज़ हरप्रीत सिंह ऑन चंद्रशेखर आर्याज टॉक। हरप्रीत पाजी सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? वेरी गुड, सत श्री अकाल आपको भी। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आई नो कि वीकेंड है, आपका वीकेंड के ऊपर यहाँ टाइम कंज्यूम करा रहा हूँ, उसके लिए पहले ही सॉरी। बड़ा अच्छा लग रहा है पाजी कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। पहले तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है क्यों फीलिंग मेरे को ये अटैच हो रही है? मुझे याद है कि जब मैं कनाडा आया था ना, तो एक किसी प्रोफेशनल बंदे से ना, आफ्टर मनदीप बसरा आप जानते हो, आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था, वो भी जूम पे। और मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि आपके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, इतनी नॉलेज भरी पड़ी है। एंड आई नो जब मैंने पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट की ना, तो यू आर वन ऑफ द गेस्ट जो मेरा टॉप 5 लिस्ट में नाम था जिनका। और मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है, पर आप बिजी थे, बाहर थे कंट्री से। तो एट लास्ट आप और मैं साथ बैठे हैं पॉडकास्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और मैं उसके साथ ही फीलिंग जो है ये हमारी म्यूचुअल है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप पूरे शहर में, पूरे कनाडा में आप किसी को भी बुला सकते थे, और बहुत सारे और लोग हैं जो आपकी लिस्ट पे होंगे, तो मुझे आपने बुलाया, उसके लिए ऑफ कोर्स मेरा भी बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा है। और सेकंड जो बड़ी चीज़ है मेरे लिए वो ये है कि कुछ लोगों के साथ जैसे आपका जो एक रिलेशनशिप होता है, जो आपका रिश्ता बनता है, कुछ के साथ प्रोफेशनल होता है, कुछ के साथ आप अपने जन्म से कोई आपका फैमिली मेम्बर है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है। और कहीं पे ऐसे आपके रिश्ते बनते हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि ये प्रोफेशनल भी नहीं है, ये मेरा फैमिली मेम्बर भी नहीं है, और एकदम से आपका जैसे क्लिक हो जाता है। तो वहाँ पे बात करने का जो मज़ा है, इसीलिए आज चाहे आपने जितना मर्जी सेटअप कर दिया, चाहे आपने माइक लगा दिया, कुछ भी, लेकिन मेरा जो आपके साथ वो
एक कनेक्शन बना हुआ है ना, तो वो कनेक्शन में बात करने का मज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे बिल्कुल कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि अब हम यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो अपनी एक जैसे कहते हैं कि वो चुंबक की तरह जैसे हमारी जो मैग्नेट बनी हुई है, तो वो बड़ी नेचुरल है। तो वो चीज़ मुझे पहली मीटिंग से लेके अब तक जो भी हमारी जर्नी रही है उसमें ये हमारी जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग और से और मजबूत हो रही है। आपको एक बात पता है बाजी, आप ना जादूगर हो, बातों के जादूगर। कई बार ना मन करता है कि और बोलते रहो, आप मजा आ रहा है। सो नाइस वर्ड्स, थैंक यू सो मच बाजी। आमतौर पे जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो जब मैं सेटअप लगा रहा होता हूँ तो कई बार क्लॉक वॉच लगाता हूँ कि उससे थोड़ा टाइम का थोड़ा अंदाजा होता है। कई बार नहीं भी लगती है, भूल भी जाता हूँ। आज की पॉडकास्ट में ना चेकलिस्ट में सबसे ऊपर मैंने क्लॉक डाली थी कि आज के पॉडकास्ट में ये क्लॉक बंदा होनी बहुत बोलने से जरूरी हटेगा है। नहीं। नहीं आई मीन क्योंकि ना एक प्रेशर होता है कि टाइमली उसको बात को ख़त्म करना है। और मुझे पता था कि जैसे जैसे मैं सवाल पूछूंगा ना और इंटरेस्टिंग बनती जाएगी टॉक, तो आपके लिए नहीं, मेरे लिए लगानी पड़ी एक क्लॉक कि भाई तेरे को सवाल पूछने कहाँ बंद करने हैं। तो या दैट वाज द थिंग। इसलिए मैंने क्लॉक लगाई आज की। जब भी मैं पॉडकास्ट शुरू करता हूँ मेरा सबसे फेवरेट सवाल है, और आपके लिए भी मेरा वही सवाल है। मैं उसी सवाल से अपने पॉडकास्ट को शुरू करूँगा कि आपकी इमिग्रेशन जर्नी कब स्टार्ट हुई थी कनाडा में, आप कनाडा कब पहुँचे थे और किस रूट से पहुँचे थे कनाडा में, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो जी, ऑडियंस को मैं पहले बता देता हूँ, मैं आया था यहाँ पे एक किश्ती में बैठ के, मैक्सिको नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो अब बात यह है कि अब इन्होंने मेरे से जर्नी जो पूछी है, अब इन्होंने बीच में वर्ड डाल दिया कनाडा। लेकिन जो मेरी कनाडा की जो जर्नी है वो बीच में हमारे आता है मेनलैंड यूरोप और यूके। तो उसके बिना वो जर्नी जो है वो अधूरी है। तो जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी पंजाब से, और पंजाब से चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद कुछ दिल्ली में पढ़ाई हुई, गाज़ियाबाद में पढ़ाई हुई। फिर बॉम्बे से जॉब स्टार्ट हुई, और उसके बाद किसी भी नॉर्मल सरदार की तरह जो एक कीड़ा था कि बाहर जाना है, तो वो बाहर वाला कीड़ा था। पढ़ाई की, जॉब कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस ये था कि मेरे को जो कीड़ा था वो ये था कि भाई मुझे एमबीए करनी है। और मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जब मैंने अपने घर पे बताया था कि एमबीए करनी है, तो मेरे कुछ रिश्तेदार कहते कि भाई एमए सुना है, बीए सुना है, ये एमबीए क्या होती है कि ये इकट्ठा हो जाता है, इसमें बीए और एमए इकट्ठी करके। तो मतलब इतनी को नॉलेज थी, एमबीए पता नहीं था। तो मेरे दिमाग में बस वो कीड़ा था कि जाना है तो टॉप 50 वर्ल्ड के कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है, वहाँ से एमबीए करनी है। एनीवेज, शॉर्ट स्टोरी कि इंग्लैंड पहुँचे, इंग्लैंड में एमबीए की। और उससे पहले मैं मजाक बनाता था लोगों का कि यार लोग कैसे क्या पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, कैसे हो जाता है, ये तो बड़ा बोरिंग काम है। फिर वहाँ पे एक ऐसा मज़ा आया काम पढ़ाई करके कि फिर मैंने एमबीए से डॉक्टरेट स्टार्ट शुरू कर दी, डीबीए करना शुरू कर दिया। और प्लस साथ में मैं कंसल्टिंग में था ही, तो मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्टार्ट की। और तो कनाडा उस टाइम कहीं मैप में नहीं था, कनाडा कहीं पे भी नहीं था मैप में। कभी सोचा ही नहीं था कि कनाडा आना भी है। मतलब इंग्लैंड 6.5-7 घंटे की फ़्लाइट दूर हो, आप आराम से सीधा उतरे, बर्मिंघम से डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली पहुंच गए। भाजी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा फास्ट करें उससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे। तो आप जब यूके गए थे, क्या क्या उम्र रही होगी आपकी तब? यार ये गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब अर्ली 20s, 22-23 साल का था मैं। अगर वो स्टूडेंट बेस पे ही आप वहाँ गए थे? मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट गया था, और बहुत ही मतलब एक आई वुड से कि बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। क्योंकि बहुत कुछ सीखा, एक पूरी नई दुनिया देखी। बहुत सारे जो आपके दिमाग में मिथ भरे होते हैं, आपने जो कभी बाहर आपने घूमा नहीं होता, तो आपको वो पता चलता है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मतलब जो सीखने को मिला, और जो आपके दिमाग का जो सोच का जो दायरा है बड़ा हुआ,
वो ट्रूली स्पीकिंग वो वहाँ से शुरू हुआ कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है कि आप अपने माइंड में जो आइडियाज़ लेके चलते हो कि भाई हाँ यही आइडिया है, यही पता है मुझे। तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके दूर हुई। तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उसमें यूके का। कितना टाइम बिताया आपने वहाँ यूके में? 7 साल। 7 साल यूके में बिताया। तो आपने ग्रेजुएशन किया? मैंने एमबीए किया वहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट किया, और प्लस मैंने साथ में अराउंड 4 साल के करीब मैंने काम भी किया। तो मतलब जैसे जैसे डॉक्टरेट चल रही थी तो मैं उस टाइम पे फुल टाइम मैं कंसल्टिंग में भी था। तो डॉक्टरेट में क्या टॉपिक था सर आपका? मेरा डॉक्टरेट में टॉपिक था कि जो ऑनलाइन हम परचेज करते हैं, उस टाइम पे नया नया ई कॉमर्स वर्ड स्टार्ट हुआ था। तो वो था कि जो एक नेशनल कल्चर्स हैं हमारे, उनका क्या इम्पैक्ट है, उनका क्या असर है हमारी ऑनलाइन परचेज के ऊपर। कि जैसे किसी के साथ हमारा ट्रस्ट होता है या हमारी जो प्राइवेसी के कंसर्न है, तो अब जो हमारा जैसे हम इंडियन जो हमारा सब कल्चर है या कल्चर है जो हमारा इंडियन, उसमें हमारी प्राइवेसी जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, और या कम से कम आज से 20 साल पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम आए हैं जिसको स्टडीज़ के हिसाब से कहा जाता है कलेक्टिविस्ट कल्चर, कि हम इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। हम सारा गांव इकट्ठे हैं, हम सारा मोहल्ला इकट्ठे हैं। तो जो कलेक्टिविस्ट कल्चर है वो प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचता। तो अब आप उसका इम्पैक्ट देखो कि इंडिया में हम किसी के घर जाते हैं तो आपको सीधा बेडरूम में बुला लेते हैं, आ जाओ भाई यहीं बैठ जाओ, बिस्तर पे ही आ जा, अच्छा ठंड है भैया रजाई में हो जा अंदर, पैर पे ठंड लगेगी। या आप वो बंदा बेड पे लेटा हुआ है, आप उसके साथ बैठे हो। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में इंडिया एक ऐसा देश है जिसके बेडरूम के अंदर भी एक पोर्शन गेस्ट रूम का होता है। बिल्कुल, बेडरूम के अंदर कुर्सियाँ लगी है, सोफा लगा। तो उसके मुकाबले अब जब आप जो कलेक्टिविस्ट के ऑपोजिट जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, कि जो अकेला कल्चर है, वहाँ जाते हो, तो अब यहाँ पे जैसे हम कनाडा भी स्पेक्ट्रम के ऊपर इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा है, कलेक्टिविस्ट कम है। तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में आप अपने अच्छे से अच्छे दोस्त का भी घर का आपने बेडरूम नहीं देखा होता। हो सकता है पहली बार आप घर गए, आपको उसने दिखा दिया, लेकिन हमारे वो घर ही ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे कि भैया ये इस फ्लोर पे तुम रहोगे, उस फ्लोर पे हम रहते हैं, तो तुम ऊपर नहीं आ रहे, राइट। तो इसी तरह जब हम इंडिया में आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो जब आप कलेक्टिविस्ट कल्चर से बात करते हो तो आपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं, तो भाई पापा मम्मी कोई भी बोलता है ये ले कार्ड पकड़, ये मेरा पिन नंबर है 1 2 3 4, जा निकाल ले पैसे। बिल्कुल। और यहाँ पे आप अपनी बीवी के साथ पिन नहीं शेयर करते। लोगों का तलाक हो जाता है इस बात पे, भाई मुझे उसने पिन नहीं शेयर करा, नहीं करूँगा। तेरा अकाउंट तेरा है, मेरा अकाउंट मेरा है, मेरे अकाउंट में ये पैसे आ रहे हैं, तेरे में ये आ रहे हैं, मॉर्गेज पे करनी है 2000 तू दे 2000 मैं दूंगा, इकट्ठे पे करेंगे। सो वो जो मेरा टॉपिक था उस पे एक पुरानी स्टडी थी जो 1970s में IBM के ऊपर, IBM की कॉरपोरेशन के थ्रू स्टडी हुई थी नेशनल कल्चर्स पे। तो मैंने वो स्टडी को उठा के उसको ट्रस्ट और प्राइवेसी के साथ रिलेट किया। तो बहुत मज़ेदार, बड़ा मतलब वो एक अलग टॉपिक है, किसी दिन हम फिर बैठ के उस पर डॉक्टरेट करेंगे। लगभग 7 साल तो आपके फिर पढ़ाई में निकल ही गए, क्योंकि MBA भी किया, डॉक्टरेट भी किया, तो 5-5.5 साल के करीब लग गए थे। लेकिन उसके ख़त्म होते होते तो 2006 के एंड तक मुझे जो मेरी डिग्री थी उसके सारे मैंने डॉक्टरेट के पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो 2007 में मिली थी वो डिग्री, लेकिन 2006 तक तो वो पढ़ाई चलती रही। लेकिन साथ साथ मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, करीबन कम से कम 23-25 कंट्री तो उस टाइम पे रहते रहते ट्रैवल हो गए। क्या घूमने के पर्पज से काम के पर्पज से? कुछ मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में था, मैं नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स की नेशनल एग्जीक्यूटिव पे था। तो उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन यूरोपियन लेवल पे थी मेरी, कि जहाँ पे मैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस की एक दो उसके कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का तो हाथ नहीं है ना, मेरे को डर लग रहा है। बताओ। एक्चुअली में ये आपने अब वो इमिग्रेशन जर्नी की बात हो रही है, तो मेरी फाइल थी वो लंदन में थी। तो मेरी वाइफ सरबजीत जो है वो यहाँ की बॉर्न ब्रॉट अप है, कनाडा की। तो जब हमारी मुलाकात होनी, ये जिस तरह से भी तय होती है, तो जब हमारी मुलाकात हुई तो उसके बाद जैसे धीरे धीरे ये सब कनाडा का सीन शुरू हुआ कि भाई अब हम कनाडा मूव होंगे,
तो उस टाइम पे फिर हमने इमिग्रेशन जो थी वो लंदन से अप्लाई की। ओके। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने कहा कि चलो भाई, अगर हम जा ही रहे हैं कनाडा, और यहाँ से मैं अपना सब कुछ वाइंड अप कर रहा हूँ, कंसल्टिंग फर्म का जो अपनी कंसल्टिंग फर्म थी उसमें हमने उसको बेच दिया, घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, सब कुछ। तो उसके बाद कि चलो अब फाइल को न्यू दिल्ली मूव करते हैं। बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि लंदन से वो फाइल शायद अगले 2-3 महीने में क्लियर हो जाती। लेकिन न्यू दिल्ली मूव हुई फाइल, तो उसके बाद वो फाइल के नीचे पहुंच गई। और वहाँ पे जो आप मुझे कह रहे हो कि आपने इतना ट्रैवल किया, तो वो उनका सबसे बड़ा एतराज़ था मेरे पासपोर्ट पे। कि इस बंदे के तो 2-3 इंडियन पासपोर्ट, पेज पे पेज, शेंगन वीज़ा, ये स्टैंप यहाँ पे, ये स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा, ये यहाँ, और वो पेज पे पेज भरे हुए हैं। ओके। तो एक्सक्यूज मी, उनको लगा कि इंटरेस्टिंग बन गया पासपोर्ट उनके ये लिए। बंदा कर क्या रहा था, राइट। और अब ये बंदा जो है, ये तो कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा कि भाई इतने वीज़े, इतनी ट्रैवल। तो उन्होंने मेरा जो उस टाइम पे जो पीआर की एप्लीकेशन होती थी कि आपने स्पाउसल पीआर अगर आपकी है, तो कुछ भी 3 से 6 महीने के बीच में हो जाती थी। मेरे केस में उसको ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा, क्योंकि वो अपना सिक्योरिटी चेक ही करते रहे कि भाई कर क्या रहा था, कि ये बंदा कोई उल्टा काम तो नहीं कर रहा था, या जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो जो नाम है हरप्रीत सिंह, तो वो भी कोई बहुत हेल्प नहीं करता भाई। हर तीसरे सरदार का नाम हरप्रीत सिंह होता है। तो वो काफ़ी टाइम लगा उसमें। और एक मोमेंट ऐसी भी थी जहाँ पे मेरी वाइफ जो है वो यहाँ आ गई थी, तो वो टोरंटो से है, वो टोरंटो से फ़ोन पे बात हो रही है, तो वो रो रही है, वो कहती कि भाई ये बंदा अब नहीं आएगा यहाँ पे कभी भी। तो मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल था वो 1.5 साल। तो इमिग्रेशन की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो बड़ी स्ट्रेस से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आप शायद जो बाद में आए लोग उनके साथ ये नहीं हुआ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका जो पासपोर्ट है इस पे नाम है हरप्रीत सिंह, ये बड़ा कॉमन नाम है। तो बाकायदा चिट्ठी आई कि भाई हम सिंह लास्ट नेम जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो फर्स्ट नेम में डाल देते हैं। नहीं, कि हम सिंह लास्ट नेम को इमिग्रेशन के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते, अपना लास्ट नेम लेके आओ। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी वाइफ ने बोला कि भाई अगर अब आप उसकी इमिग्रेशन फाइल के साथ डील कर रहे हो, हमें ईमेल कर रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कंफ्यूज हुए। आप कंफ्यूज तो हुए नहीं, आपको पता है कि आप किस हरप्रीत सिंह के साथ डील कर रहे हो। लेकिन एनीवेज इन अ नटशेल क्या हुआ कि वो ऑलमोस्ट 3 महीने बैक एंड फोर्थ कि भाई मैं कोई भी लास्ट नेम लिखना पसंद नहीं करता, मेरा कोई और ऐसा लास्ट नेम नहीं है, मेरा तो एक ही लास्ट नेम है, वो है सिंह। तो बोले कि नहीं, आप अपने गांव का नाम लगा लो, आपके ये नेता हैं उनका ये लास्ट नेम है, आपके ये पुराने बंदे हैं उनका वो लास्ट नेम है, ये आपके बड़े बड़े जितने भी सिख लीडर्स हुए हैं उनके पास पीछे सबके पीछे लास्ट नेम है, आप भी लगाओ। तो एनीवेज करते करते वो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमारी दिल्ली में पिछले 9 साल से ये पॉलिसी है कि हम सिंह लास्ट नेम को पीआर नहीं देते, उसके पीछे एक नेम ऐड करना पड़ता है। तो ऑडियंस के लिए एज मच एज मैं अपना नाम हरप्रीत सिंह के नाम से चलता हूँ, लेकिन आज भी मैं 15 साल से एक लास्ट नेम के साथ घूम रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं। मेरे को वो ज़बरदस्ती लगाना पड़ा कनाडा आने के लिए। और क्या है वो नाम? वो मेरा छोटे होते मेरा निक नेम था सोनू। ओह ओके। तो मम्मी बुलाती सोनू, तो वो लास्ट नेम बनाना पड़ा उसको। तो अभी भी क्या होता है, घर पे कभी कोई फ़ोन आ जाता है, कैन आई स्पीक विद मिस्टर सोनू, मैं नहीं जानता भाई ये कौन है। देखिए गाइस, हमें मिल गया एक खुलासा हमारे पॉडकास्ट में। आमतौर पे ऐसा होता है क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसा फॉर्मेट है बातचीत का ना, इसमें नॉर्मली फ्लो में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर निकलती हैं, और ये अच्छा है इससे आपको और ज़्यादा जानने का मौका मिलता है जो भी, क्योंकि कम्युनिटी में कितने लोग आपको जानते हैं ना, तो ये नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी तो उनका और इंटरेस्ट बनता है चीज़ों के अंदर। तो आप कौन से ईयर में कनाडा पहुंचे थे? मैं आया था 2008 में। ओके, दैट्स नाइस। मैं 2008 में यूके गया था इंडिया से। ओके, सेम ईयर। मैं 2007 में मैंने यूके छोड़ा था, फिर 1-1.25 साल वहाँ लगा। तो आपने जो करियर था वो यूके में स्टार्ट कर लिया था और फिर आप उसको ब्रेक करके वहीं पे सब चीज़ें बंद करके आप कनाडा पहुंच गए। तो कनाडा आप पहुंच गए हो, उसके बाद आपने करियर जो, क्योंकि मैंने सुना है कितना कि आप
प्रोफेसर भी रहे हो, राइट? आपने अपने टीचिंग भी किया है। तो आपने कनाडा आने के बाद आपका सबसे पहला प्रोफेशन क्या था? सबसे पहला प्रोफेशन क्या था? उसको प्रोफेशन नहीं कहूँगा, मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था लॉबलॉज कंपनीज के साथ। ओके। 3 महीने का प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे लॉबलॉज के करीबन कोई 30-40 स्टोर थे और वो स्टोर्स पे ऑडिट करनी थी। तो मतलब वो मैनुअल लेबर जॉब भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ी कोई हाई मैनेजमेंट जॉब भी नहीं थी। तो ये था कि आप जैसे अगर आप एक लॉबलॉज के स्टोर में जाते हो तो कितने फीट स्पेस है जिसमें साबुन पड़े हैं, ओके। कितने फीट स्पेस है जिसमें शैम्पू पड़े हैं, कितने फीट स्पेस है जिसमें सीरियल पड़ा है। तो उसका वो ऑडिट करना चाहते थे। तो उसमें लॉबलॉज इंडिपेंडेंट, फ्रेशको तो खैर शायद मेरे ख्याल से नहीं था। तो 3-4 मतलब लॉबलॉज कंपनीज के जो स्टोर्स थे उनको मेरे को उसकी ऑडिट करनी थी और ये देखना था कि उनमें वो सारी जो स्पेस की यूटिलाइजेशन है वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो वो मेरे को हर स्टोर के हिसाब से रिपोर्ट बना के देनी होती थी। वो मेरी मतलब ऐसे आप कह लो कि आप आए हो, आप साथ साथ आप अपना रेज़्यूमे बना रहे हो, आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो, और फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे जो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस और अपने पढ़ाई के हिसाब की जॉब करनी है। और फिर भाई देखो, मैं तो इंग्लैंड से आया हूँ, मैं तो सीधा इंडिया से भी नहीं आया। तो मैं तो आपके सिस्टम्स, आपने जहाँ से सिस्टम सीखा वहाँ से पढ़ाई करके आया हूँ, तो कुछ तो सोचो उसके बारे में। लेकिन वो नहीं होता। तो उसमें फिर क्या था कि वो 2-3 महीने, तो मैं आपको मतलब ऑडियंस के लिए मैं बता देता हूँ। 2008 में जो मेरा T4 था, जो मतलब आपका टैक्स की असेसमेंट होती है, उस T4 पे मैंने, मेरा ख्याल है कि 4 या $4,500 कमाया था। कि मतलब बस वो जो 2-3 महीने का वो प्रोजेक्ट था जिसमें 20-25 स्टोर थे। आई थिंक वो कोई $150 पर स्टोर आपको मिलता था 2008-9 के आसपास। हाँ, 2008 में। ओके। 2008 छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा यहाँ पे व्यूअर्स को। T4 का मतलब जैसे अपने इंडिया में ITR फाइल करते हैं ना, तो काइंड ऑफ वैसा ही एक जो फॉर्म होता है उसको T4 बोल देते हैं। हाँ, तो वो असेसमेंट जो मेरी इनकम टैक्स ने करके दी थी, उसमें मैंने कोई, मेरा ख्याल है 4,000 भी पूरा नहीं था, वो $3,000-3,500 कमाया था। कि वो आपको $150 पर स्टोर मिलेगा। और मैं बड़ी मतलब मेहनत के साथ कि भाई काम मिला है तो काम करना। वो एक स्टोर पे मैं 8 घंटे 9 घंटे बिता रहा हूँ, पूरा ढंग से लेके पूरा मेजर कर रहा हूँ, उसकी सारी रिपोर्ट्स बना रहा हूँ। तो एनीवेज वो था। लेकिन उसके बाद फिर 2009 के स्टार्ट में मैंने क्योंकि कॉलेज में अप्लाई करना चाहता ही था, क्योंकि एक तो डॉक्टरेट थी, दूसरा पढ़ाने का शौक था। बीच में इंग्लैंड में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम टीच किया था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी। डॉक्टरेट के टाइम पे भी टीच किया था एज ए टीचिंग असिस्टेंट भी, और एज ए आप कह लो कि जैसे छोटे लेवल्स के जो टीचिंग की जॉब्स थी वो भी करा था। उसके बाद फिर जो 1-1.25 साल इंडिया में वेट किया, उसमें 1 साल मैं चितकारा यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है, तो मैं वहाँ पे मैं फिर स्कूल ऑफ बिजनेस का मुझे उन्होंने हेड बना दिया कि भाई ये सरदार जी डॉक्टरेट करके आए बाहर से, चलो। मैं कहा यार मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ नया लेके आओ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी थी। हाँ, तो अभी यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी, अभी प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम कॉलेज था। तो स्कूल ऑफ बिजनेस का उन्होंने हेड बना दिया। तो वो कुछ एक्सपीरियंस 1 साल वहाँ पे पढ़ाया भी, हेड भी बना, लीडरशिप भी दिखाई कुछ, वो जो भी किया। तो फिर उस केस में ये हुआ कि यहाँ आके मुझे था कि मुझे टीच करने का शौक है, तो वो तो मैं करूँगा ही। साथ साथ जॉब अप्लाई कर रहा था। तो अब मैं मतलब यहाँ पे आपके साथ भी अपना शेयर कर रहा हूँ कि जब कई बार अब मैं सुनता हूँ, और ये नहीं कि मतलब मेरी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम थी, आपकी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने इन लॉज से बात करता हूँ जो यहाँ पे 50 साल पहले आए थे, तो उनकी अब जर्नी सुनते हो तो मेरे फादर इन लॉ PhD छोड़ के केमिस्ट्री की नाइजीरिया से आए थे। क्योंकि नाइजीरिया में सिविल वॉर हो गई, वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे PhD करने गए थे इंडिया से नाइजीरिया। तो वहाँ से केमिस्ट्री की PhD छोड़ के आए, तो मतलब ऑलमोस्ट डॉक्टर थे। लेकिन यहाँ आके उनको कोई अगले 10 साल तक कोई उनके लेवल की जॉब नहीं मिली। उन्होंने लैब में असिस्टेंट का काम किया। तो जब मैं उनकी जर्नी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार हम तो फिर भी अच्छे हो गए कि हमें यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं आया कि किसी ने। लेकिन उसके साथ मैंने जितनी भी जॉब्स यहाँ पे अपने ऑटवा में, इवन टोरंटो में भी अप्लाई की, तो टिपिकल रिस्पांस ये आता था कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो
सूट नहीं करती, ओवर मैच नहीं करती। ओवर क्वालिफाइड इज तो इट? नहीं, मतलब वो आपको एक स्टैंडर्ड सा रिस्पॉन्स देते हैं कि मैच नहीं करती। तो कहीं कहीं मैंने फीडबैक लेने की ट्राई की, तो एक कंसल्टिंग फर्म थी यहाँ पे जिसने, जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत काम करती है, तो उनको मैंने कहा कि भाई आपने मुझे रिजेक्ट किया, आपने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन मैच नहीं, कुछ तो बताओ, इसकी कुछ तो डिटेल बताओ, क्या मैच नहीं करता। वो बोलते हैं यार आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि वहाँ पे मैंने ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट किया, वहाँ की पार्लियामेंट से आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के 1982 में यहाँ लाए हो अभी, और आप कह रहे हो कि मेरा वो एक्सपीरियंस यहाँ पे सूट नहीं करता, तो कैसे? तो अब मैं क्या करूँ? मतलब मैं टिम हॉर्टन पे जॉब शुरू करूँ, या मैं लॉबलॉज का ये ऑडिट वाला काम छोड़ के मैं लॉबलॉज के कैश पे लग जाता हूँ, भाई कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। अब उसके सामने जब मैं आजकल देखता हूँ कि 10 साल 10 years डाउन द लाइन, एक जनरली स्पीकिंग इंडिया की जो अब इमेज है कि यार मतलब आप इंडिया से आए हो, आप इंडिया के किसी टॉप स्कूल से पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे अब अवेयरनेस है, 15 साल बाद अवेयरनेस है। उस टाइम पे अगर आप आके किसी को कहते हैं कि भाई मैं IIM से भी आया हूँ, तो पीपल से ये क्या होता है, दे हैव नो आइडिया। तो अब हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है, अब हमारी जो एक जनरल इमेज है एक पढ़े लिखे की वो ज़्यादा है। तो वो 3-4 महीने थे फ्रस्ट्रेटिंग। फिर मैंने कहा कि भाई मैं करूँगा ही नहीं। मैंने फिर अपनी कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट की, छोटी सी। इस बात को बाजी कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पर ना एक राइट टाइम लग रहा है मुझे एक क्वेश्चन पूछने का, कि मुझे ये बताओ कि जितने गेस्ट से मैंने बात की है ना, मोस्टली क्या होता है कि वो एक जो रेगुलर इमिग्रेशन रूट है ना उसी के थ्रू पहुँचे हैं। कोई स्टूडेंट से पहुँचा है, कोई PR से पहुँचा है, कोई वर्क परमिट से पहुँचा है। तो ऑलमोस्ट सबकी स्ट्रगलिंग जो पीरियड है ना स्टार्टिंग का, कहीं ना कहीं मैं मेरे व्यू से देखता हूँ ना, एक बर्ड आई व्यू से देखते हैं तो लगभग सेम दिखता है मुझको कहीं ना कहीं, राइट? बिल्कुल। लेकिन आपके बारे में मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ जो हैं वो यहाँ पर पहले से ही थी, उनकी फैमिली 50 साल से थी, और आप जब आए तो आपके पास एक फैमिली थी, राइट? एक पूरी की पूरी सपोर्ट के लिए फैमिली थी। तो आप अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को कैसे देखते हो कि क्या जो लोग मैंने डिफाइन किए हैं उनका स्ट्रगलिंग पीरियड और आपका स्ट्रगलिंग पीरियड कुछ अलग रहा, या इट डजंट मैटर, कनाडा सबको एक कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, डिफरेंस तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो, अब मेरी स्टोरी और आपकी स्टोरी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही रहेगा कि आप आते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर है कि यार मैं तो किसी को जानता ही नहीं यहाँ पे। मैं आता हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मुझे मेरे इन लॉज, मेरी वाइफ 1.25 साल से वेट कर रहे थे यहाँ पे, और मैं आता हूँ टोरंटो एयरपोर्ट पे, मैं उतरता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि करीबन 35 लोग एयरपोर्ट पे थे। सेलिब्रेशन। और मेरी बीवी वहाँ पे, वो सबको उसने वो बाजे दिए हुए हैं, छोटे छोटे वाले जो डॉलर स्टोर वाले, वो बज रहे हैं, पीपनियाँ बज रही हैं। मैं वहाँ पे बाहर आती, मैं कहा भाई ये क्या हुआ, मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो मतलब वो आप उसको निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आते ही ये पता है कि, और अब जैसे एक रेगुलर आपका जो इमिग्रेंट यहाँ आता है, ऑटोवा में चलो मे बी कम होता हो, टोरंटो में कोई भी आता है वो आपको बताता है कि यार पहला 1 साल मैं तो बेसमेंट में रहा, मुझे तो सारा सूरज ही नहीं दिखता यार। मुझे तो छोटी सी विंडो, कुछ नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ। मैं आया, आते ही पहले ही आपके लिए दोनों मेरे इन लॉज जो थे वो रियल एस्टेट एजेंट थे उस टाइम पे, सक्सेसफुल काम कर रहे थे। तो आप आते ही अच्छे से टोरंटो के एक एरिया में, आप आते ही वहाँ पे उनके घर में पूरा एक सिंगल होम, डबल गराज, लॉन, 2 अच्छी गाड़ियाँ, तो वो देखा। लेकिन जैसे ही आप टोरंटो से 1 महीना वो लग्जरी रहने के बाद आप ऑटोवा मूव करते हो, तो अब आप किसी भी दूसरे इमिग्रेंट की तरह हो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, यहाँ से आप नया स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन ये बात मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे लिए वो स्ट्रगल बिल्कुल सेम थी। मेरी स्ट्रगल उनके सामने कुछ नहीं है कि जिसको ये सोचना पड़ता है कि यार मुझे कुछ भी जॉब लेनी पड़े मैं करूँगा, मैं तो टैक्सी भी चला लूँगा। मेरे केस में ये था कि मेरी वाइफ के पास ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की एक जॉब स्टार्ट थी, चाहे वो बेस लेवल से स्टार्ट थी, लेकिन एक थी। तो आपको ये पता है कि आपके घर में कम से कम 45-48 हज़ार की एक जॉब है, और अब अगर आप अगले 2 या 4 महीने 6 महीने आप अपना काम स्टार्ट करते हो, मैंने क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया? मैं हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर एक जॉब घर में नहीं होती तो मैं हिम्मत नहीं कर सकता था कि मैं बिजनेस, तो मुझे पता है कि यार
अगर मेरे पास 2 महीने 4 महीने 6 महीने एक भी क्लाइंट नहीं आया तो मेरे घर में खाना बन जाएगा, किराया दे लेंगे। हो सकता है कि लग्जरी के लिए पैसे आपके पास नहीं है क्योंकि आप बड़ी बेसिक सैलरी पे हो, तो दैट वाज इट। आपकी वाइफ यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे? नहीं, उनको शुरू किया था उन्होंने, तो क्या वो रीजन रहा आपका ओटावा आने का? जी, ओके, एग्जैक्टली। कौन से ईयर के राउंड की बात है ये? 2008। ओके, उसी वक्त ही। ओके ओके ओके, आपने बोला कि 1 महीना बाद ही आप यहाँ मूव कर गए थे। तो अब यहाँ आने के बाद आपका पहला करियर क्या था ओटावा आने के बाद? तो कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट की थी, जोहो कंसल्टिंग। 2008 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ आई थिंक अक्टूबर में शायद 2008 में मैंने कंपनी स्टार्ट कर ली थी। और फिर वो रेगुलर बिजनेसमैन जो आपकी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, एक अपना काम करने वाले की जर्नी है। एक क्लाइंट मिल गया, नहीं मिला, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, नहीं मिला, और आप कर रहे हो काम। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि 2009 में फिर मैंने साथ में कॉलेज में टीच करना शुरू किया। ओके, तो यहाँ से आपकी वो प्रोफेसर वाली जर्नी स्टार्ट हाँ, फिर प्रोफेसर की जर्नी वापस। तोड़ो, इसको थोड़ा खोलो, इसमें मजा आएगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगेन ऑडियंस के साथ बात करता हूँ कि देखो, कॉलेज में मैंने काम किया, बहुत सारे लोग आ गए थे, ओ यार तू अकेला देसी बंदा कैसे कॉलेज में कैसे पहुँच गया, तुझे टीच करने दिया कैसे? तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखो 2008 में अक्टूबर के आसपास ही पहली बार मैंने कॉलेज में अपना रेज्यूमे डाला। मुझे नहीं पता किस किस को भेजा मैंने, लेकिन बड़े लोगों को डाला, ईमेल डाली। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं रिस्पॉन्स आ रहा। अल्गोंकिन कॉलेज। तो मैं अल्गोंकिन कॉलेज की वेबसाइट पे गया। मैं देखा यार देखो, बिजनेस में तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत साल लगाए हैं, MBA करी है, मास्टर्स करी है, डॉक्टरेट करी है, पढ़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैं बिजनेस स्कूल में गया, तो बिजनेस स्कूल में उस टाइम पे भी, अब तो शायद 50 होंगे, उस टाइम पे भी कम से कम 20-25 प्रोग्राम थे। तो मैं सारे प्रोग्राम के सारे कोर्सेज के सारे उनके कोड तक निकाल के मैंने एक एक बंदे को, तो अगर आप सपोज करो मार्केटिंग प्रोग्राम के चेयर हो, तो मैंने मार्केटिंग प्रोग्राम के चेयर को रेज्यूमे के साथ 1 पेज का PDF बना के भेजा कि मैं ये सारे कोर्स तेरे प्रोग्राम के अंदर टीच कर सकता हूँ। लालच दिया था उनको, हाँ, कि ये सब पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि एक होता है कि आपने रेज्यूमे भेजा कि यार प्लीज़ मुझे कुछ पढ़ाने के लिए लगा लो, कहता है यार सोचेंगे। एक होता है अब आप उसको कोर्स दे रहे हो कि यार ये सारे कोर्स मैं पढ़ा सकता हूँ, ये सब मैंने किए हुए हैं। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि यही बिल्कुल स्ट्रैटेजी थी जो काम आई, कि एक को जिसको भेजा था वो कहता है नहीं यार मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि चल यार कॉफ़ी पी ले, मिल ले। उसने फिर मुझे कहा कि तू ऐसे कर, तू बिजनेस मैनेजमेंट, और उस टाइम पे उसका नाम था स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो प्रोग्राम में अप्लाई कर ले। उसको किया, फिर 4-6 महीने करते कराते तो 2009 के मार्च अप्रैल के आसपास मुझे उन्होंने ले लिया, बुलाया कि इंटरव्यू करेंगे। बुलाया तो बोलते हैं कौन सा कोर्स पढ़ा सकते हो? मैं ये सारी लिस्ट पढ़ी है, आप पकड़ो, जो मर्जी कोर्स दे दो, सब पढ़ा देंगे। तो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी है, बिजनेस प्लान करना, सब नो प्रॉब्लम्स। तो वो जो एटीट्यूड है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप, कई बार मुझे नए न्यू कमर्स को मेंटर करता हूँ, तो 2009 से मेंटर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब से मैं एक बार मुझे सिस्टम समझ आना शुरू हुआ, खैर और भी किसी को बताओ आप, क्योंकि आप, अगर आपको कोई ऐसे अनजाना बंदा हेल्प कर रहा है तो आप भी उसको थोड़ा तो आगे फॉरवर्ड करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने हमेशा बंदों को यही कहा है, मैं कहा अगर आप मुझे ये कहते हो ना कि आप एक हफ्ते में 50 जॉब अप्लाई की, मुझे कोई जवाब नहीं आया, मैं कहा आपने जॉब अप्लाई ही नहीं की। अगर आप एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसके रेज्यूमे को आप बिल्कुल भी कस्टमाइज़ नहीं कर रहे, उसको आप बिल्कुल भी उस कंपनी के हिसाब से नहीं बना रहे, वेस्ट कर रहे तो आप कॉपी पेस्ट करके 50 रेज्यूमे भेजो, कोई जवाब नहीं आएगा। तो यहाँ भी क्या था कि परसिस्टेंस थी कि भाई छोड़ूंगा नहीं मैं, मतलब ऐसे कैसे, क्योंकि एक ही कॉलेज है भाई शहर में जो इंग्लिश में पढ़ाता है, दूसरा तो फ्रेंच है, तो अब इस कॉलेज में मैं पढ़ाऊंगा भी यहीं, और कहीं ना कहीं तो तुम्हें फिट करना ही पड़ेगा, राइट। तो जब आप वो लेके चलते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, क्योंकि बैक होम हमें क्या आदत होती है कि वो यार चलो ऐसा है, वो चंदर अपना दोस्त है, चंदर के मामा जी जो हैं वो MLA हैं, वो MLA साहब की चिट्ठी आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे वो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन लेनी पड़ेगी कि भाई चंदर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे जॉब दिलवा दो, राइट। ये कहेंगे कि देखो भाई बंदा आया, मैं इससे मिला हूँ, बात की है, ठीक लगा मुझे, अच्छा लगा मुझे,
आप इससे मिलो, बात करो, आपको ठीक लगता है तो आगे बढ़ो। मेरा काम मिलवाने का था, इससे आगे आप आप वेट देखो। करो। या एग्जैक्टली। सो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस वे में फिर मैंने मतलब जो इमिग्रेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं 2-3, वर्ल्ड स्किल्स स्पेशली, तो वर्ल्ड स्किल्स के साथ तो मतलब मैं 2009 से एसोसिएट हूँ। ओके, अभी भी एसोसिएट हो? हाँ, अभी भी एसोसिएटेड हूँ। अभी है कि बहुत सारा कुछ, हाँ एज अ वॉलंटियर, कभी पैसे नहीं लिए। लेकिन उसमें यही रहा कि पहले जब इन पर्सन होता था तो ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि हर 3-4 महीने में आपको एक बंदा असाइन कर देते थे कि यार इसको आप मेंटर करो। करेक्ट। तो आप उससे मिलते हो, आप उसकी जर्नी के साथ शेयर करते हो। तो उस प्रोसेस में कोई रशियन मिला, कोई पेरू से मिला, कोई चाइना से मिला, कोई ईरान से मिला। और फिर उस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि आप अपने आप को फिर ये फील करते हो कि मैं तो, मेरे ऊपर तो बहुत भगवान की कृपा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। क्योंकि अब ये एक लेडी ईरान से पीएचडी करके आई थी, तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर थी, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनी हुई थी। ओके। तो जब मैंने उसको मेंटर करना स्टार्ट करा तो मुझे सबसे पहले ये रियलाइज़ हुआ कि यार वो बेचारी को तो यहाँ आके पहला ऑलमोस्ट 1 साल तो उसको इंग्लिश में ही लग गया, क्योंकि वो फ्रांस से पढ़ के आई थी और वो सारी उसकी एजुकेशन फ्रेंच में थी। तो उसके बाद यहाँ आके उसको इंग्लिश की वजह से उसकी पीएचडी को लोग नहीं देखते थे, इंग्लिश सोचते थे। तो आपको पता चलता है कि बेचारा पेरू से आया, वो पहला 1 साल तो उसको इंग्लिश सीखने में लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एक इतनी बड़ी एडवांटेज लेके आते हैं कि यार लैंग्वेज कोई प्रॉब्म ही नहीं, फटे जग देंगे, राइट। और फिर हमारा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ से हम मतलब 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोगों में से आप compete कर करके इसको धक्का उसको धक्का लगा के आप आगे बढ़े हो, तो आपका जो एटीट्यूड है ना वो कंपेटिटिव है, राइट। तो इसलिए आपके पास पहले ही वो बड़ी एडवांटेज है। तो आप उन चीज़ों को देखो कि मेरे पास कितनी ऑलरेडी एक एडवांटेज है, कितना मैं ऑलरेडी, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि मैं इस सिस्टम से आया हूँ। अगर मैं सीरिया से रेफ्यूजी आया होता तो पहले तो मैं वो ट्रॉमा में होता कि भाई वहाँ क्या क्या हुआ मेरे साथ, फिर मुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे किसी गंदे से कॉकरोच वाले होटल में डाल दिया, ऊपर से जो बाहर वाले लोग हैं उनको लग रहा है यार इसको सब कुछ फ्री मिल रहा है, यहाँ मैं कॉकरोच के साथ सो रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, मेरे साथ। तो मैं उनको देखता हूँ, फिर जब उन लोगों से आप मिलते हो, उनको आप मेंटर करना शुरू करते हो, उनको आप जानना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि यार मैं तो मतलब ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ, टॉप 20% में तो पहले ही था। तो मतलब मुझे शिकायत करने का हक ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो छोड़ो, अब मतलब आगे की बात करो कि मैं अब ये टॉप 20 में हूँ, तो टॉप 10, 5, 1, मतलब आपको वो 80 वाला स्ट्रगल तो करना ही नहीं पड़ा, राइट। सो और वो सबके साथ है, हमारे जितने भी हमारे लोग एटलीस्ट ये हिंदी में सुन रहे हैं पॉडकास्ट, तो वो ऑब्वियसली है कि वो इंडिया से आए होंगे या कहीं आसपास नेपाल से आए होंगे। तो हमारे लिए ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है, कहीं ना कहीं एडवांटेज लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी एडवांटेज के साथ आ रहे हैं। ओके, तो उस वक्त आपको बुलाया कॉलेज ने और काइंड ऑफ इंटरव्यू हुआ होगा उस वक्त, राइट। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट? या ओके, तो आपने कितने साल काम किया एल्गोनकिन में? ऑलमोस्ट 10 साल। वाओ, ओके। और कंसल्टिंग फर्म साथ चल रही थी सर? कंसल्टिंग, ये तो टीचिंग तो वही रहा कि जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़ा लिए, 3 पढ़ा लिए, हफ्ते में आप 10 घंटे टीचिंग कर रहे हो, 12 घंटे। ओके, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका मेन जो करियर प्रोफेशन वो कंसल्टिंग फर्म बनी, और जो एक अंदर से जील जो मजे वाला काम था वो पढ़ाई, तो ये पढ़ाना तो है ही है। वो हिंदी में देश में बोलते हैं वो तो पढ़ाने का कीड़ा जो है वो आपका कॉलेज में सेटिस्फाई हो रहा था। एग्जैक्टली। तो ये अब आपका जो मेन प्रोफेशन अभी चल रहा है, जिससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, फाइनेंशियल, तो ये कंसल्टिंग फर्म, कॉलेज और इस प्रोफेशन के बीच में और भी कोई प्रोफेशन रहा या सीधा फिर फाइनेंशियल वाले सेक्टर में घुस गए थे? हाँ, आई वुड से यही रहा, मेन तो यही 3 चीज़ें रही। बाकी तो मतलब उनको प्रोफेशन नहीं कह सकते, बाकी तो ठीक है कि जैसे आपने नहीं, लेकिन मैंने प्रोफेशनल वे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कॉलेज में मैंने कंसल्टिंग के काफ़ी गिग्स किए कि भाई कॉलेज को इंटरनेशनल एजुकेशन में उनको हेल्प चाहिए तो चलो आ जाओ भाई, हरप्रीत सिंह को हायर कर लो। कॉलेज को मार्केटिंग का नया प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, वो हमारे पास जी कोई पार्ट टाइम फुल टाइम बंदा हमारा कोई करने को तैयार नहीं है, तो हरप्रीत सिंह करोगे, हाँ जी लाओ। तो पूरा कॉलेज छोड़ना तो बड़ा हार्ड डिसीजन रहा होगा, कॉलेज छोड़ना ही नहीं चाहता होगा? हाँ, कॉलेज छोड़ना हार्ड भी था, लेकिन थोड़ा उसमें ये हो जाता है कि जब आपकी लाइफ बिजी हो जाती है, क्योंकि शुरू के पहले 3, 4, 5 साल बच्चे नहीं हैं, कोई आपको आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है,
आपको वो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक के पढ़ाने के लिए भी दे रहे हैं, तो बोलते हो आ जाओ भाई 10 बजे घर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है जब वो ओवरटेक करना शुरू कर देती है, तो फिर उसमें होता है कि नहीं यार, अब मैं रात को 2 बजे तक जग के अपनी टीचिंग की तैयारी नहीं कर सकता, अब मुझे बच्चे के साथ सोना ही पड़ेगा, अब मुझे इसको रात को 12:30 या 1 बजे उठ के दूध पिलाना है, तो अब मैं पहले वो करूँगा या पहले ये। सो वो धीरे 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 करते 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 जैसे जैसे फैमिली बढ़नी शुरू हुई, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये बड़ी हार्ड चॉइसेस करनी पड़ी। मुझे अभी मैं कॉलेज जाता हूँ, अभी भी मैं कॉलेज जो छोटे छोटे कोई गेस्ट लेक्चर हो गया, किसी बच्चे को मेंटोर करना हो गया, किसी को इंटरव्यू करने की आप टेक्निक सिखा रहे हो, वो सब अभी भी चलता रहता है। इधर उधर से बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं, वो चलता रहता है। लेकिन टीच करने के लिए जिसमें आपको एक 15 या 14 हफ्ते कमिटमेंट देनी है कि मैं हर हफ्ते यहाँ 2 बारी पढ़ाने आऊँगा, वो नहीं कर पाया। मैं बड़ा कोरिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अपनी बात हुई थी, मैंने बताया था कि मैंने एजुकेशन से स्टार्ट किया था, तो अब जब आके क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है हर चीज़ के अंदर, राइट, तो मैंने ये पॉडकास्ट जो है ये तरीका निकाला एक एजुकेशन का कि भाई मेरी जो एजुकेशन वाला जो कीड़ा है वो इसके थ्रू निकल जाए, ताकि क्योंकि बातचीत करते हैं, ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव वे है पॉडकास्ट कन्वर्सेशन का, तो इसमें बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये मैं अपने आप को मान लेता हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन ही मान लेता हूँ कि ये एजुकेशन है एक तरीके से ऑडियंस की। 100%। और मैं इसमें आपको ये भी कहूँगा कि मेरी जो, क्योंकि ये अब इसके साथ हो सकता है ऑडियंस में कुछ लोग, आप तो 100% रिलेट कर सकते हो कि अगर आपने कभी भी किसी भी पोजीशन में कोई टीच करने का काम किया है ना, चाहे वो मेंटरशिप हो, वो टीचिंग हो, वो कॉलेज की टीचिंग हो, चाहे ट्यूशन पढ़ाई हो आपने, लेकिन अगर आपने वो जेन्युइनली, ये नहीं कि वो मुझे 100 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे कटे, नो नहीं, अगर आपने जेन्युइनली ये पढ़ाया हो सोच के ना कि यार पढ़ाना है, तो वो आपको जो मज़ा, जो एक आपकी जो जिसको बोलते हैं कि दिल से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको आप किसी चीज़ में बीट नहीं कर सकते। और इसीलिए वो क्या होता है कि उसकी जो भूख है ना आपके अंदर, वो भूख कहीं ना कहीं पे आपको, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अब मेरे काम में मैं आपको अभी मैं ऑडियंस को बताता हूँ कि अगर आप में से कोई भी कभी मेरे साथ ऐसे डील करेगा कि भाई ये फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं पहले बंदे को बोल देता हूँ, अब तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, मैं देखो भाई अगर तो आप जल्दी में हो और आपको कुछ खरीद के यहाँ से निकलना है, तो मैं वो सेल्समैन नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। बहुत लोग हैं वो कर लेंगे। अगर आपने ढंग से बैठ के समझना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मुझे अपनी वेल्थ, अपनी रिटायरमेंट, अपने बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीज़ों को कैसे प्लान करना है, तो बैठो, समझो, सुनो। नहीं कर सकते, तुम जल्दी में हो कि वो जी मुझे तो कुछ लेके यहाँ से फट से मैं आया हूँ, यहाँ से मैं एक दूध का बैग लेके निकलूंगा, तो उसके लिए दूसरी दुकान में जाओ, मेरी दुकान में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन है, मुझे हमेशा ये फील होता है कि अगर आप अपने क्लाइंट को एजुकेट नहीं कर रहे और बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ ये चल रहा है कि यार ये बेचना है, ये बेचना है, तो एजुकेशन पीछे रह जाती है, कमर्शलाइजेशन हो जाती है। वहाँ पे क्या है कि अब मैं कहता हूँ यार देखो, भगवान ने सबके लिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया, हर बंदा अपना अपना रास्ता, अपनी अपनी जो छोटी स्पेस है वो बना लेगा। सारी स्पेस मैं ले ही नहीं सकता, करेक्ट, मेरा साइज उतना ही है, मैं उतनी ही स्पेस ले सकता हूँ, मेरी स्पेस के लिए जगह है, वो बन जाएगी। तो मुझे ये कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की कि सब कुछ मैं ही बेचूंगा, जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो एक वो मेरा बड़ा, अगर मैंने आपको पहले बोर किया हो उसमें तो मैं बता देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एवरी इंटरेक्शन डज नॉट हैव टू बी अ ट्रांजैक्शन, राइट। कि अगर मैं दिन में 10 लोगों से बात करता हूँ, तो ये नहीं कि यहाँ पे आपके ना बेल्ट के ऊपर एक मीटर लगा हुआ है कि चल भाई क्रेडिट कार्ड नहीं, 10 में से हो सकता है 1-2 लोग आपके साथ काम की बात, जहाँ पे आप कुछ पैसे कमा रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन 8 लोग ऐसे होंगे जो पाजी मुझे गाड़ी लेनी है। मैं कहा यार मैं गाड़ी का डीलर थोड़ी हूँ नहीं, लेकिन पाजी आपसे ये पूछना है कि वो गाड़ी मैं फाइनेंस कराऊँ या कैश पे ले लूँ। तो अब क्या होता है कि जब कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है जहाँ उसको पता है कि ये आपका प्रोफेशन नहीं है, आप गाड़ी के सेल्समैन नहीं हो, लेकिन वो आप पे इतना भरोसा करता है कि ये बंदा मुझे अच्छी एडवाइस देगा, मुझे घर खरीदना है, मैं अभी घर लूँ या अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं 1500 रेंट दे रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे घर लेना चाहिए अभी या नहीं लेना चाहिए। तो अब क्या है कि अब ये उस पॉइंट पे आके
एक नज़रिया उसको देखने का कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा भैया, मैं तो घर नहीं बेचता, मैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं तो प्लानिंग करके देता हूँ, क्यों दिमाग खा रहा है। लेकिन दूसरा नज़रिया उसको देखने का ये है कि उस बंदे ने पूरे शहर में 200 और जो रियल एस्टेट के एजेंट थे उनसे बात कर सकता था, 100 और लोगों को जानता उससे बात कर सकता था, लेकिन उसने तुम्हें चुना एक सलाह मांगने के लिए। तो इसका मतलब कि भगवान ने तुम्हें कोई ऐसी बख्शिश दी है, तो अब उस बख्शिश को बांटो, बजाय इसके कि अब तुम ये सोचोगे हो यार क्यों मेरा दिमाग खा रहा है, क्यों मेरा। तो अब ये टसल जो है ये आपकी बनी रहती है कि अब मैं 10 की 10 इंटरेक्शन जो है दिन में वो वही करूं, या मे बी 10 में से 6-7 वो करूं, 2-3 ट्रांजैक्शन भी कर लूं कि भैया घर खाना भी खाना है, लेकिन वो बख्शिश है। हमारी टॉक ने एक अच्छा मोड़ लिया है, उसकी तरफ जाएंगे अभी। आपकी जो फाइनेंशियल वाली जर्नी है उसकी तरफ मुड़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी भी है वो, क्योंकि वो आपका करंट प्रोफेशन भी है, तो उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उस पर जाएँ उससे पहले ना मेरे पास एक सवाल आपके लिए। हमने बात की कि आपकी इमिग्रेशन की, कि आप यहाँ कनाडा में होते हैं, ठीक है, यूके की जो भी रही होगी उसके बारे में मैं ज़्यादा खोदूंगा नहीं, उस बात को डिटेल में नहीं जाएंगे। कनाडा आने के बाद जो आपने प्रोफेशन स्टार्ट की है, अपने कॉलेज भी आप गए, उस दौरान कहीं आपको कभी ऐसा लगा कि यार गलती कर दी यहाँ कनाडा के, कहीं आपको लगा कि यार नहीं वापस जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। मैं ये बात मैं कहूँगा कि एक फिर वापस हम जाते हैं कि आपका जो इंग्लिश में जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, या हिंदी में जैसे हम उसको कह सकते हैं कि आप किस नज़रिए से या किस आप एंगल से किस चीज़ को आप देखते हो। तो अब जो आपका दृष्टिकोण, राइट, दैट्स द राइट वर्ड, जो आपका दृष्टिकोण है उससे जब आप देखना शुरू करते हो, तो मुझे ये लगता है कि यार कम से कम 200 शहर घूमे होंगे मैंने, 30-32 कंट्री घूमे होंगे। उसके बाद कनाडा में भी 2-4-5 शहर और देख लिए, ऑटवा क्यों। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम एक बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री में रहते हैं हम, और दूसरा कि हम बहुत ही ब्लेस्ड शहर में रहते हैं, दोनों चीज़ें। ओके, राइट। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए था, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अब जब आपकी फैमिली आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो आपको ये ज़रूर फील होता है कि जो हमारी वैल्यूज़, और मैं फिर से इसको इम्पोर्टेंट कहूँगा, वैल्यूज़, कल्चर और वैल्यूज़, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब क्या मेरे बच्चे हर टाइम पे मतलब जिसको हम हो सकता है कि हम अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करें, तो मेरी नज़र में ये होता है कि वैल्यूज़ जो हमारी जो कि सभ्यता, जो हमारी सभ्यता की जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी हैं वहाँ से, उनको मैं कैसे पास ऑन करूँ, वो कई बार आपको ज़रूर फील होता है कि यार। लेकिन फिर मैं इंडिया जाता हूँ या मैं इंडिया के बच्चों से देखता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे लगता है यार ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में, आप अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को बहुत अच्छी वैल्यूज़ दे सकते हो, एज लॉन्ग एज कि आप उन वैल्यूज़ के साथ जी रहे हो। तो इंडिया को मिस करने का सबसे बड़ा रीज़न बहुत लोगों के लिए ये होता है कि यार अब हमारे बच्चे हुए यहाँ पे, अब ये तो अंग्रेजी में बात करते हैं। देखो, अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि अगर मेरे बच्चों को ये समझ आती है कि यार जो ये खाना खा रहे हैं हम अभी, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे इस टेबल पे खाना है, क्योंकि बहुत मिलियन बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके पास खाना ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं अपने बच्चों को वो वैल्यू सिखा सकता हूँ, या मैं अपने बच्चों को ये सिखा सकता हूँ कि तुम अपने से आसपास अपनी सोसाइटी में कहाँ कुछ छोटा सा पॉजिटिव कुछ चेंज लेके आ सकते हो। मुझे नहीं चाहिए कि तुम पूरी दुनिया बदल दो, क्योंकि दुनिया जो है वो एक दिन में एक बंदे से नहीं बदलेगी। आप छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ गुडनेस जो हैं वो अपने आसपास इकट्ठे करो, पॉजिटिविटी जो मतलब वो अपने आसपास इकट्ठी करो। तो मुझे कई बार ये लगता है कि अगर मेरा नज़रिया ये देखने का होता कि मैं कमियां ढूंढनी चाहता हूँ, तो श्योर कनाडा में क्या कोई कमी नहीं है, लेकिन अब ये मेरा घर है। मैं यहाँ किसी होटल कमरे में आके मैं 4 दिन के लिए चेक इन करने नहीं आया। तो अब अगर ये मेरा घर है
और मुझे उस कोने में कहीं मिट्टी पड़ी दिख रही है, उस कोने में दिख रही है, तो मैं झाड़ू लगाऊंगा ना वहाँ। मैं ये थोड़ी कहूँगा चल यार ये तो होटल का कमरा है, मैं तो जा रहा हूँ, मोल्ड अगर यहाँ पे कुछ काई वाई जम रही है अंदर बाथरूम में तो पड़ी रहने दो, मुझे क्या है। नहीं, अगर काई जमी है तो ये मेरे साफ बाथरूम करने का मुझे साफ फर्ज करना है। है। और हो सकता है कि मैं पूरा घर नहीं साफ कर पाऊंगा, मैं एक कमरा साफ कर लूँगा। तो इसलिए अब ये है कि अब हम उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा रिग्रेट या ऐसी ओके, दिल में आई वो गॉट नहीं माय है। आंसर, मिल गया मुझे जो आंसर मैं ढूंढ रहा था। हाँ। चलो क्विकली जंप करते हैं हम बैक टू द टॉपिक कि आप प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहे थे, कंसल्टिंग फर्म चला रहे थे। ये फाइनेंशियल फील्ड से इंट्रोडक्शन आपका हुआ कैसे? इंटरेस्ट आया कैसे इसके अंदर? क्या था वो? एक्सीडेंट होते हैं यार दुनिया में। ओके। तो एक्सीडेंट क्या होते हैं कि जैसे अब कंसल्टिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि मैं स्मॉल बिजनेस कंसल्टिंग करता था और दूसरा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था। ओके। ये मेरे 2 फील्ड थे। तो स्मॉल बिजनेस कंसल्टिंग में क्या होता था कि जैसे सपोज करो आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया कि यार मैं कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है उनकी इंपोर्ट करने लगा हूँ मैं थाईलैंड से। ये मेरी क्लाइंट थी। तो उन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने थे, उसको कनाडा का सिस्टम नहीं पता, कुछ नहीं पता, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो मेरे साथ एक 6 महीने की उनकी कोचिंग की असाइनमेंट हो गई, जिसको आप कहते हो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं 6 महीने तक आपको कोच करूँगा, मैं आपको पूरा बिजनेस प्लान समझाऊंगा, आपकी मार्केटिंग समझाऊंगा, ये करूँगा। उसके 6 महीने के बाद अब आपका बिजनेस जो है वो इस पॉइंट तक पहुँच गया, अब इसके आगे आप उसको रन करो, आपको मुझे हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या होता था कि एक मेरे लिए चैलेंज था। चैलेंज क्या था कि अगर कोई बंदा जिसने आपको पैसे दे के आपको हायर किया एज ए कोच या एज ए मेंटोर या एज ए कंसल्टेंट, तो या तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा या वो छोड़ जाएगा कि यार ये बिजनेस मेरे काम का वो नहीं है। और ऑटवा शहर में आप या गवर्नमेंट में जॉब अप्लाई करते हो, आईटी में आपको जॉब मिल गई, आपने कहा छोड़ यार ये तो बेकार था, निकल गए। दोनों आउटकम में मैं लूज करता हूँ, क्योंकि या तो आप बहुत सक्सेसफुल हो, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है, या आप फेल हो गए, आपको फिर मेरी जरूरत नहीं है। और उस केस में क्या होता है कि आप हर साल में आप जैसे किसी भी एक गिवन टाइम पे आपके पास 5, 6, 4 जो भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास चल रहे हैं, तो अब आप लगातार हर महीने हर 10 दिन 5 दिन के बाद आप नए क्लाइंट से बात कर रहे हो और वो सर्कल जो है वो चलता जाता है। एक तो वो मेरी प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ क्या था कि क्लाइंट आते थे कि भाई अब आपने मुझे 4 साल पहले ये बताया था, मैं सक्सेसफुल हो गया, अब मेरे पास $2 लाख मेरी कंपनी में पड़ा है, क्या करूं? मुझे क्या पता भाई क्या करूं? मेरे पास तो इस चीज़ को बताने का कोई लाइसेंस नहीं है। मैं तो आपको एक दोस्त की तरह मैं तो आपको एक दोस्त की तरह कह सकता हूं कि भाई इसको कहीं इन्वेस्ट कर लो, लेकिन अगर आप मुझसे प्रोफेशनली पूछ रहे हो तो मैं तो नहीं बता सकता, मुझे तो नहीं पता। तो वो मेरे को लेडी ने जैसे बोला, कहती कि क्यों नहीं पता, वाई डोंट यू नो इट, यू आर स्मार्ट, क्यों नहीं करते, तो बताओ मुझे। मैं कहा ओके चलो। ऐसी लगातार 2-3 इंसिडेंट्स हुई 6 महीने के अंदर अंदर कि जहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि क्यों नहीं करता यार, ऐसे कैसे नहीं पता, क्यों नहीं बता सकता तू। तो वहाँ से वो फाइनेंशियल का कीड़ा स्टार्ट हुआ। पता भी नहीं था उस टाइम कि भाई कौन से लाइसेंस होते हैं, कौन सी पढ़ाई करनी होती है, क्या इसके अलग अलग डिफरेंट रास्ते होते हैं। तो वो फिर उनको अच्छी तरह से समझना शुरू किया। ये 2016-17। तो फिर वो दोबारा वापस उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि यार बात तो सही है। फिर दूसरा जब थोड़ा थोड़ा उसमें जैसे टच करना शुरू किया, अपनी जैसे बोलते हैं कि उंगलियां और पैर गीले करने शुरू किए, तो एक चीज़ अच्छी लगी कि यार अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो तो बहुत सारे ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ या मौके हैं कि जहाँ पे आप उनके साथ लगातार पूरी ज़िंदगी या अगले 20 साल 25 साल काम करोगे। तो अब आप ये नहीं कर रहे कि हर 6 महीने के बाद आप नया बंदा ढूंढ रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर वो आपको पैसे देगा नहीं देगा, क्या होगा नहीं। तो वो अच्छा लगा। और फिर ऊपर से एजुकेशन आ गई कि यार आप बंदे को सिखा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें जो मैं मानता हूँ, हो सकता है गलत हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ, ठीक है, आपकी फैमिली से भी पहले,
क्योंकि आपकी हेल्थ है तो आपकी फैमिली की आप केयर कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। ओके। सेकेंड थिंग, सो आपकी हेल्थ, और हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजी, सब कुछ। ओके। सेकेंड नंबर पे आपका आता है फैमिली और फ्रेंड्स, जो भी आप जैसे भी उसको डिफाइन करते हो, चाहे वो आपका कुत्ता है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो आपकी सोसाइटी है। उसके बाद आपका आता है पैसा, कि मेरी फाइनेंसेस। तो अब ये तीनों चीज़ें आपस में इतनी इंटर रिलेटेड हैं कि अगर आप इनमें से, जैसे आप कहते हो कि आप जो हम ये यहाँ पे 3-3 लेग वाले ये आपके सारे ट्राईपॉड पड़े हुए हैं, राइट। अब इन ट्राईपॉड में से एक पॉड अगर थोड़ा सा भी हिला तो ये सारा अपना जो सिस्टम है यहाँ कोलैप्स हो जाएगा, राइट। ना ये लाइटें खड़ी होंगी, ना ये आपके रिकॉर्डिंग डिवाइस खड़े होंगे। तो अब मैंने उस एक पिलर को पकड़ा। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ का पिलर है वो है डॉक्टर। अब हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं जाके पहले कहीं एमडी उमडी करने पहुंचूं और डॉक्टर बनूं, या मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बनूं, वो अब निकल गया टाइम। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है फैमिली फ्रेंड्स। तो वो तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ जो अपना जहाँ पे प्यार है जो है, तो किसी के लिए मैं फैमिली हूँ, कोई मेरे लिए फैमिली है, तो वो तो हम कर रहे हैं। तो तीसरा एस्पेक्ट वो बचा। तो एक आप अपने प्रोफेशन को उस व्यू में जब देखते हो, तो मैं हमेशा, और ये शायद अगर आप मेरे से क्वेश्चन नहीं भी पूछो मैं आपको बता दूंगा कि फ्यूचर में आपकी तरह, मतलब हो सकता है इतना अच्छे लेवल का नहीं, लेकिन एक किसी लेवल का पॉडकास्ट, तो मेरा फाइनेंशियल डॉक्टर्स, वो मैं नाम पिछले 6 महीने से 7 महीने से उस पर थोड़ा करके काम कर रहा हूँ। फाइनेंशियल डॉक्टर्स, तो डॉक्टर वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ मैं, कि जो मेरा रोल है आपकी लाइफ में वो आपके फैमिली फिजिशियन की तरह है, कि आप आओगे मेरे साथ अपनी सारी फाइनेंशियल सब सिचुएशन आप शेयर करोगे। ओके। और उसके बाद आपको हो सकता है कि कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े कि भाई मुझे हार्ट वाले को दिखाना है, वो आपका लॉयर होगा। ओके। आपको न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपका अकाउंटेंट होगा। तो और बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो सब मेरे थ्रू कनेक्टेड हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हैं। कि आप अगर आपका अकाउंटेंट भी आपको कोई सलाह दे रहा है, तो मेरा उसके उस सलाह के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई रोल होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो रोल नहीं होगा तो वो अपने हिसाब से आपको हो सकता है इस साल टैक्स बचाने के चक्कर में 20 साल के बाद आपके ऊपर 4 मिलियन का टैक्स आ गया, राइट। सो तो अब वो फाइनेंशियल डॉक्टर जो पॉडकास्ट आएगा, और अब मैं क्योंकि ऑडियंस को बोल रहा हूँ तो अब मुझे लॉन्च करना ही पड़ेगा, अब मैं भाग नहीं सकता। ऑफ द कैमरा भी बात करेंगे इस बारे में कुछ अगर मैं हेल्प कर पाया तो आई विल बी हैप्पी। वो 100% मैं आपको कोच बनाने वाला हूँ। अरे नहीं, आपके सामने तो हम शिष्य ठीक हैं, आप गुरु ठीक हो, बट हाँ जो हेल्प होगी वो हम जरूर कर पाएंगे उसी में। तो आपने, अगर हम टॉपिक को दोबारा टच करने की कोशिश करें, आप फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर आ गए 2016-17 के आसपास आ गए, राइट। तो उस वक्त जॉब चल रही थी साथ में? जॉब नहीं, मतलब जैसे टीचिंग चल रही थी, और ये एक ऑलरेडी डिटर्मिनेशन था कि कोई भी जो काम करना है तो उसको ढंग से करना है। क्योंकि आप ये हमारा आजकल का बड़ा, आजकल टिकटॉक पे भी, वो यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी हर बंदा आपको ये सलाह देता है कि वो आप ना अपनी इनकम के 4-5 जरिए बनाओ। भाई आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन जो आपका क्लाइंट है उसके लिए क्या? ठीक है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र आज की डेट पे मेरे काम में, अगर कल पूरा दिन मैं मॉन्ट्रियल लगा के आया, पूरा दिन, तो सुबह से निकल के 10 बजे से वहाँ पे ट्रेनिंग में स्टार्ट करके शाम को 6 बजे ट्रेनिंग ख़त्म करके डिनर विनर करके रात को 11:30 बजे वापस आया। तो अब ये काम आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते कि अब आपको कुछ नया सीखना है, अब आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो वहाँ पे आप इकोनॉमी के बारे में देख रहे हो, क्या लेटेस्ट चल रहा है, आप इंटरेस्ट रेट की स्टडी कर रहे हो, इसका लोगों की सेहत पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उनकी फाइनेंशियल सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अब ये सब चीज़ें सीख रहे हो। इस एटमॉस्फेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है कि जहाँ पे इधर उधर से लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर चल रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, लोग जॉब लूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं सीखने जा रहा हूँ, तो मैं तभी जा सकता हूँ कि मैं 4 और काम नहीं कर रहा। ओके। अगर मैं 4 और काम कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना टाइम होगा कि चंद्र भाई पैसे पकड़ाओ, कितने 2 लाख हैं लाओ, लेकिन मैं क्या करूँगा उसके साथ? मैंने तो वो सीखा ही नहीं, मैं तो उसको अपडेट कर ही नहीं रहा। तो अब मैंने तो पैसे कमा लिए आपके पास मनी मैनेज करके,
लेकिन क्या मैं आपके पैसे के साथ जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, राइट? सेम थिंग, कुछ भी आपने कोई इंश्योरेंस की बात करनी है, आपने अपना बिजनेस है, उसके अंदर पैसा है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मैं इसको धीरे धीरे करके अपने लिए निकालूंगा, रिटायरमेंट कैसे प्लान, सब चीज़ें। तो इसलिए वो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या वो पार्ट टाइम शुरू किया, तो वो शुरू किया, यस। लेकिन इसीलिए फिर मैंने उसको बीच में एक छोटा सा मोड़ आया था, वो जो मैं आपसे डिस्कस कर ही लूँ, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं से कुरेद के निकाल लेना, कि 2018 में मैंने सिटी काउंसिल की इलेक्शन के लिए रन किया, राइट? तो वो एक अच्छा मोड़ बन गया वहाँ पे, कि वहाँ पे मैं कॉलेज से अपने आप को डिटैच कर पाया, क्योंकि अटैचमेंट बहुत थी। तो 2018 में जब मैं इलेक्शन रन कर रहा था, तो मुझे कॉलेज को बोलना पड़ा कि नहीं भाई, अब मैं अगले जो सेमेस्टर है उसमें टीचिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो 4 महीने लोगों के दरवाजे खड़काने हैं। उसके बाद उससे अगले सेमेस्टर की भी मैं कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वही कहीं जीत गया तो क्या होगा, राइट? तो वो जो जब 8 महीने का बीच में गैप आ गया, तो उसके बाद फिर एक आपकी डिटैचमेंट हो गई, तो अब वो छोड़ना आसान हो गया कि हाँ यार, अब मैं अपने बाकी काम पे फोकस कर सकता हूँ, और अब मैं नहीं टीच करूँगा। तो वहाँ वो जो डिवोर्स हुआ जो डिवोर्स हुआ वो वहाँ हुआ उस मोमेंट पे, कि जब मैंने सिटी काउंसिल के लिए रन किया 2018 में। हैप्पी हो उस डिसीजन से कि उसको छोड़ के इसमें आए, या कुछ टाइम लगा उसमें कंफर्ट होने में? कंफर्ट तो देखो, काम करने का मज़ा तो अभी बहुत आता है मुझे। और कल ही अभी ये बात मॉन्ट्रियल में डिस्कस हो रही थी, तो मैं किसी से ये डिस्कस कर रहा था कि मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं काम पे जा रहा हूँ, और ना ही मुझे ये लगा कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। और ये क्योंकि लोग बहुत वो बड़े बड़े आपको बुक्स लिख मिल जाती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, ये काम है, ये घर है, आप अपने ऑफिस में, अगर आप घर पे ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो वो दरवाज़ा खोलो और मतलब अपने आप को अलग करो। लेकिन नहीं भाई, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप काम पे भी वही हो, और आप घर पे भी वही हो, अपने बच्चों के साथ भी वही हो, आप अपने प्रोफेशनल के साथ भी वही हो। तो अगर आप वो सेम जिंदगी जी रहे हो तो आपको कोई मुखौटे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? सो इसीलिए क्या होता है कि जब आप और इसीलिए वो काम की भी जब बात करते हैं, जैसा मैं अपने बच्चों के साथ बिहेव करूँगा, जैसा मैं अपनी वाइफ के साथ या अपने फादर के साथ बिहेव करूँगा, अगर मैं सेम उसी तरीके से अपने क्लाइंट के साथ भी बिहेव करूँगा कि देखो यार, ये तो अपना बंदा है, इसको बेवकूफ़ नहीं बनाना, किसी को भी बेवकूफ़ बनाना ही नहीं है, बात ख़त्म, राइट? या आपने इसके साथ भी उसी तरह प्रोफेशनली ईमानदारी के साथ ट्रीट करना है जैसे आप। तो अगर आपकी वैल्यूज़, जो आपकी मान मर्यादा, जो आपकी सीख है, जो अगर वो आपका बिजनेस चला रही है, तो आपका बिजनेस और पर्सनल को अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस आपकी वैल्यूज़ चला रहा है, तो अब क्या है कि आपको मुखौटा पहनने की ज़रूरत है। भाई यहाँ पे मैं झूठ बोलूँगा, घर पे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं बहुत प्यार से बात करूँगा, घर पे मैं बच्चों को जाकर गालियाँ निकालूंगा, यहाँ एंड सो ऑन, राइट? तो अब मुझे वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं सीमलेसली एक उसमें से एक कमरे में से निकल के दूसरे कमरे में चला जाता हूँ और मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, मैंने तो यही रहना है, राइट? पॉडकास्ट में बैठे हैं तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कोई डिफरेंट बिहेव नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो मैं यही बोलूँगा, ऐसे ही बोलूँगा, राइट? तो इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो ज़िंदगी है, उसको जीने का बड़ा मज़ा आता है, और आप उसको अलग करके नहीं चल सकते। वो यार ये काम में मज़ा है, ये काम में मज़ा नहीं। कहा था ना मैंने, आप जादूगर हो बातों के जादूगर हो। आमतौर पे जब किसी और गेस्ट के साथ बैठा होता हूँ ना, तो मैं डायलॉग बोल देता हूँ बीच में कि देखो टाइम कैसे भाग रहा है, और आज एक्चुअली ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे, देखो टाइम कैसे रॉकेट बना हुआ है पता ही नहीं चला, हमें 1 घंटे से ऊपर ऑलमोस्ट हो गया बात करते हुए को, और अब हम पॉडकास्ट की बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल अंत नहीं है, पर बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। ऐसा मान लो आपके हाथ कहीं ना टाइम मशीन लग गई, राइट, और आप उसमें बैठ के पीछे जा सकते हो, तो आपका जो प्रोफेशनल करियर रहा, जो आपने मान लो यूके से स्टार्ट किया और यहाँ तक जो भी तक चलता आ रहा है, अगर एक चीज़ चेंज करने का मौका मिल जाए आपको बैक जाके, क्या चेंज करोगे?
प्रोफेशनल में या पर्सनल में? अभी मैं प्रोफेशनल में पूछ रहा हूँ और मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल। मैं ये क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी लाइफ में तो चेंज नहीं कर पाओगे जाके, राइट? वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन बहुत सारे लोग उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट में हैं या नियर फ्यूचर में उस सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं, तो उनको इस चीज़ से बड़ी हेल्प और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखो, आई डोंट नो, क्योंकि जो मैं पॉडकास्ट पे आया था तो भाई मैं तो किसी को यहाँ पे ज्ञान बांटने नहीं आया था, मैं तो आपने बुला लिया बातें करने बैठ के, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई बंदा ये बैठ के हमारा ये 1 घंटे की डिस्कशन सुन के वो बाबा जी ने बहुत बड़ा अच्छा हमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं कि भाई क्या चेंज कर सकते हो प्रोफेशनली, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे इवन पर्सनल में भी आ जाती है कि जैसे जो पर्सनल फाइनेंस है जिसमें मैं अब डील करता हूँ, हालांकि जो मेरी डीलिंग है उसमें धीरे धीरे करके आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्पेशलाइज करना पड़ता है, तो मैं कुछ एरियाज़ को फोकस करता हूँ जहाँ पे मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं उस एरिया के फोकस पे डील करता हूँ, कि जैसे जो बिजनेस ओनर क्लाइंट है और जिनको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे आज से 7-8 साल पहले पता ही नहीं थी, राइट? तो एज अ फैमिली क्या होता है कि अगर ये सब चीज़ें आप कहीं 20-22-25 साल की उम्र में सीख लेते हो, तो जो मैं बात कर रहा था कि वो 3 जो आपके जो स्टैंड है, 3 जो आपके स्टूल की 3 लेग्स हैं, तो उसमें आपकी फाइनेंशियल जो लेग है ना आपकी, वो आपकी बड़ी सॉलिड हो जाती है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेते हो पहले कि मुझे कैसे करना है। तो अगर मैं वापस जा सकूं तो सबसे जो मेरे ख्याल से बड़ा चेंज होगा वो ये होगा कि मैं शायद 21-22-23 साल की एज में मैं ये जो करियर मैंने उससे 15-18 साल के बाद जाके स्टार्ट किया, वो मैं तब स्टार्ट कर लेता। और जब तक मैं 35 साल पे पहुंचता तो मतलब बड़े प्यार से आप 50-100 मिलियन डॉलर मैनेज कर रहे हो, आपका एक अच्छा सा नाम बना हुआ है और आप अपनी फैमिली के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, क्योंकि अब वो आपकी फाउंडेशन बन गई। जबकि कई ऐसी चीज़ें हैं और अब इमिग्रेंट की बात कर रहे हैं हम कि आप नए आते हो यहाँ पे, कितनी नई लैंग्वेज आपको, वो RRSP है, RESP है, वो कई बार बेचारे बंदा आता है उसको दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं पता होता। मतलब जैसे फॉर द ऑडियंस कि एक आपका रिटायरमेंट प्लान है, दूसरा आपके बच्चे का एजुकेशन प्लान है, दोनों नाम एक जैसे हैं। अब किसी को वो समझ नहीं आती कि इसमें टैक्स बचता है, इसमें कितने पैसे डालूं तो क्या फ़ायदा होगा, और वो सारी चीज़ें देखने, समझने, परखने में कई लोगों को पूरी लाइफ समझ ही नहीं आएगी क्योंकि उनको कोई मिला ही नहीं, राइट? तो मैं वो सोचता हूँ कि वो जो 5-7-8 साल जो मैंने यहाँ आके, मुझे कुछ भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, सिर्फ ये पता था कि हाँ चलो आप थोड़े से पैसे यहाँ सेव कर सकते हो, थोड़े से पैसे आप यहाँ डाल सकते हो, लेकिन ओवरऑल बड़ी पिक्चर क्या है कि ये सब चीज़ें होने से मेरी लाइफ पे क्या पॉजिटिव असर पड़ सकता है, वो नहीं सीखा। आपके इस जवाब से ना एक बात क्लियर होती है कि आप अपने प्रोफेशन में कितने डूब चुके हो। बहुत बहुत पॉजिटिव आंसर है ये, जिस पर्सपेक्टिव से मैं देख पा रहा हूँ ना इस आंसर को, ये बहुत बहुत पॉजिटिवनेस है इस आंसर के अंदर। और ये मैं करेक्ट पॉइंट मान रहा हूँ कि वैसे जो डिस्कशन लेटेस्ट हमने छेड़ी है फाइनेंशियल वाली, इस पे एक पूरा पॉडकास्ट अलग से बनेगा। इस पॉडकास्ट के लिए मैंने सिर्फ एक पर्सनल लाइफ को आपको खंगालने की कोशिश की थी कि थोड़ा और जान पाएँ आपको अच्छे तरीके से। आई एम श्योर कि अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, उसके लिए भी एक नेक्स्ट एपिसोड बन सकता है, लेकिन एक पूरा एपिसोड फाइनेंशियल नॉलेज के लिए ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लैक करते हैं इमिग्रेंट्स। तो इस पर हम एक पूरा वो बनाएंगे। पर मैं इस मोमेंट को राइट मोमेंट मान रहा हूँ पॉडकास्ट में, जब आप अपने करंट प्रोफेशन को एक बार डिफाइन कर दो, क्योंकि मेरे व्यूअरशिप इंडिया में भी काफ़ी हैं, तो वहाँ कुछ अलग चलता है इंश्योरेंस वालों का और यहाँ कुछ अलग है। तो आप अपना जो प्रोफेशन है अगर उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि व्हाट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंस यू हैव एंड व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड इन शॉर्ट, तो वो अच्छा। तो इन शॉर्ट तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर कनाडा के अंदर, और अगर आप बिजनेस ओनर हो तो मैं आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। ये मतलब बिल्कुल समराइज हो गया। अब इसमें
मैं किन चीज़ों पे फोकस करता हूँ। तो अब जैसे अगर आप डेंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका आईटी की कंसल्टिंग फर्म है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा कमा रहे हो, अल्टीमेटली आपको वो पैसा अपने लिए चाहिए कि आप अपनी लाइफ को जी सको, आप अपनी रिटायरमेंट जी सको, आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा ला एंड सो ऑन। तो वहाँ पे जो मेरा फोकस होता है वो ये होता है कि एज ए बिजनेस ओनर आप कैसे टैक्स एफिशिएंट रख सकते हो अपने आप को, कैसे आप अपने बिजनेस से धीरे 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 करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आ सकते हो, जिसमें आप एकदम से बिना समझ के उसके ऊपर 50 या 60% या 53% टैक्स नहीं दे के बैठ जाओ। आपकी अपनी रिटायरमेंट कहाँ है, फिर उसके बीच में थोड़ा सा पोर्शन इंश्योरेंस आ जाता है कि अगर मैं आज यहाँ बड़े बड़े प्लान बना के बैठा हूँ, 20-30 साल में मैं ये कर दूंगा, अगले साल मैं $1 मिलियन कमाऊंगा, उससे अगले ये करूँगा, अगर कल सुबह आज रात को 6 महीने के बाद मेरी सेहत को कुछ हो जाता है, मेरी लाइफ को कुछ हो जाता है, तो ये सारा प्लान जो है, तो वो मेरे जो घर की बेसमेंट है, जो फाउंडेशन है, वो इंश्योरेंस से स्टार्ट होती है कि मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो प्रोडक्ट नहीं है, RRSP कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो हैं आप ये समझो कि ये ट्रेन्स हैं, कि ये शताब्दी है, ये राजधानी है, ये सब गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके गाड़ी जिस मर्जी में चढ़ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि लोग आते हैं और जो फाइनेंशियली सेवी भी होते हैं अपने आप को कि भाई मुझे बहुत पता है, पाजी मैं स्टॉक्स में पैसे लगा रहा हूँ, मैं वहाँ लगा दिए, मैंने एक रियल एस्टेट बाय कर ली, मैंने 2 घर बाय कर लिए एंड सो ऑन। भाई लेकिन कहाँ जा रहे हो, राइट? एक मिनट सोच के मुझे ये बताओ कि आज की डेट में अगर आप कहते हो कि ये सब किसके लिए, भाई जब 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे तो ये ओके, 65 साल के हो गए अगर आपको ये करना है, तो अगर आप आज 65 साल के हो, आपको कितने पैसे चाहिए रिटायर होने के लिए? पता नहीं, 2-3 मिलियन चाहिए होंगे। भाई अब आपको ये तो पता नहीं कि आपको कितने चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि मेरा पैसा बढ़ा नहीं, मेरा पैसा कम क्यों हो गया ये। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहले वहाँ से शुरू करते हैं, प्लान करेंगे, वापस आएंगे, फिर बोलेंगे कि आज अगर वो सिचुएशन हो तो मुझे क्या चाहिए। अब इस और इसके बीच में जो सारा है, उसके लिए हमें कौन सी ट्रेन लेनी है वो बात की बात है, प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, राइट? तो वो मेरा जो सिस्टम या जो प्रोसेस है काम करने का, वो बहुत अपसाइड डाउन सिस्टम है, वो अपसाइड डाउन प्रोसेस है। ये नहीं कि पहले माल बेच दो, फिर उसके बाद सोचोगे अच्छा हाँ हो सकता है कि ये काम कर जाए, 25-30 साल बाद नहीं काम करेगा तो अपने को क्या है, अपन तो निकल गए। नो, पहले वहाँ पहुँचो, डेस्टिनेशन क्या दिख रही है, विजन क्या है, फिर वहाँ से वापस चलना शुरू करो। और इस रास्ते के अगर रास्ते में मुझे 2-4 स्पीड ब्रेकर मिले तो उन स्पीड ब्रेकर्स को मैं मेरी लाइफ, मेरी फैमिली को मैं कैसे नेविगेट कराऊंगा, राइट? तो ये नटशेल है कि ये करता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग। और अब इसमें क्या होता है कि एज आई सेड कि मेजॉरिटी क्लाइंट जो है वो मैं फोकस करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए, मतलब जिनके पास एक कॉरपोरेशन है, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत कुछ नया कर सकते हो। अगर एक बंदा अपनी नॉर्मल 2 हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको लगे कि हाँ यार ये काम तो मैं, और भी 50 लोग हैं शहर में, मैं करवा सकता था। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल मना करता हूँ, लेकिन वो लोग किसी स्ट्रांग रेफरल के थ्रू आते हैं तो मैं कहता हूँ कि ठीक है चलो यार हम काम कर लेते हैं। लेकिन अगर वैसे ही कोई कहता है कि नहीं ये आप मुझे भी ले लो, तो आई ट्राई नॉट टू, क्योंकि अल्टीमेटली वही है कि आप एजुकेशन भी दे रहे हो तो आपको क्लासरूम का एक साइज रखना पड़ता है। आप मतलब 200 बच्चों की क्लास को नहीं पढ़ा सकते, तो आपको 25-30 को। तो अब क्या होता है कि अब हमारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो वो एक म्यूचुअल मीटिंग होती है, वो सेल्स मीटिंग नहीं होती। वो होता है कि यार आप मुझे परखो, देखो कि मैं आपकी एक्चुअल मदद कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे भी देखने दो कि आप एक्चुअली में मेरे क्लाइंट हो या नहीं। क्योंकि अगर आपको अपना पैसा अगले 2 साल में, 6 महीने में, 2-4 महीने में डबल करना है तो इट्स ओके, मैं नहीं कर सकता। मैं तो 10 साल में भी डबल नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, मार्केट अपना काम खुद करेगी। हम प्लान करेंगे, हम स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, हम प्लान पे काम करेंगे, और हम नई नई क्रिएटिविटी पे काम करेंगे। बाकी काम जो पीछे मार्केट कर लेगी। सो वो अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। तो उस अप्रोच में नॉट एवरीबडी
हर बंदा जो है वो आपका क्लाइंट नहीं बन सकता। नाइस नाइस डिस्क्रिप्शन। तो आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, आई मीन आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं, आपकी फाइनेंशियल प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उसके लिए हम एक अलग से पॉडकास्ट को ज़रूर वो करेंगे। लेकिन अभी के लिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स और आपकी वेबसाइट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट अगर किसी को और जानना है तो दे कैन जस्ट फॉलो यू ऑन द सोशल मीडिया एंड कैन कनेक्ट विद यू 100%। और इस पॉइंट को मैं अंत मान रहा हूँ पॉडकास्ट का, इस एपिसोड का। लेकिन अगला एपिसोड हम फिर से बनाएंगे आपके साथ। एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए, टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद पाजी। थैंक यू। और ऑडियंस जी, अगर आपने हमें ये पिछले 1 घंटे में देख लिया और हो सकता है बीच में कहीं फास्ट फॉरवर्ड भी किया हो, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ चंद्रशेखर जी जो हमारे यहाँ पे हैं बैठे, जो आपको हर हफ्ते नया नया पॉडकास्ट लेके आते हैं, ये मतलब काफ़ी इंटेंस काम है ये। इसको देखना 1 घंटा, मैं इसके पीछे जब इसकी स्टोरी देख रहा हूँ तो जो ये मतलब 12, 13, 15 घंटे का जो टोटल काम इसमें लग रहा है, तो आई होप कि आप इसको किसी तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से अप्रिशिएट कर पाएंगे। जो भी वो अपना लाइक सब्सक्राइब वो तो होता ही होता है, लेकिन 4 लोगों को बताना कि यार मतलब ये जो बंदा काम कर रहा है तो ये काम कितना इंटेंसिटी है इस काम के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और किसी दिन मैं एक्चुअली आऊँगा आपके साथ पॉडकास्ट उल्टी साइड बैठेंगे। थैंक यू सो मच। तो वो क्योंकि मैं उस दिन फिर क्या करेंगे कि उस दिन ना हम एक रोटेटिंग कैमरा लेके लोगों को दिखाएंगे भाई क्या क्या चलता है यहाँ पे, इसको सेटअप करने में बिहाइंड द सीन्स, मतलब यहाँ पे। और ये यहाँ पे कोई बहुत बड़ी यहाँ पे 50 लोगों की टीम नहीं लेके बैठे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच बाजी, इतना अप्रिशिएट वो बहुत जरूरी है। या बिकॉज यू आर द फर्स्ट गेस्ट जितने इतना डीपली रिकॉग्नाइज किए चीज़ें और वो बोला है, तहे दिल से आपका। नहीं, टाइम लगता है यार, वो टीचिंग भी यही होती है ना कि आप 3 घंटे के लिए टीच करने जाते हो, लोगों को ये समझ नहीं आती, उनको लगता है कि यार इसको 3 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पीछे आप 10 घंटे आपने तैयारी करी है उसके लिए। एवरी 1 आवर ऑफ टीचिंग एवरेज उसको 3 घंटे की बैकग्राउंड चाहिए। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि 1 घंटे की पॉडकास्ट जो है इसको 12 से 15 घंटे की बैकग्राउंड चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो वो मतलब मैं बिल्कुल अपने दिल से अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और साथ में ये भी कहूँगा कि मैं कह रहा था पॉडकास्ट करना है, अब थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है ये देखने में कि यार हफ्ते में अगर मुझे भी ये करना पड़ा तो मैं तो मेरे ख्याल से महीने में 1 आधा ही करूँगा। नहीं, आप शुरू करो, हम साथ देंगे आपका, बिल्कुल करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच बाजी आज के लिए। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट हरप्रीत पाजी के साथ। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा ये पॉडकास्ट, और जो चीज़ें मैं कवर करना चाहता था, आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाया, टाइम की बाउंडेशन थी। एक अलग से एपिसोड हम फिर से बनाएंगे और इंटरेस्टिंग बातें होंगी फाइनेंस के अराउंड की। अगर आप कनाडा में हो तो अपने फाइनेंस को कैसे आप अच्छे तरीके से ले जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फाइनेंस के अंदर जो इंसान इमिग्रेशन यानी कि यहाँ आने के बहुत साल बाद शुरू करता है, जो उसको बहुत साल पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। उन बारीकी की बात करेंगे अगले एक एपिसोड के अंदर। अब आपको पता है क्या करना है। आपको हमारे पॉडकास्ट अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इस पॉडकास्ट के लिंक को शेयर कर दीजिए। हर एक उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जो जानना चाहता है हरप्रीत पाजी की लाइफ के बारे में, जो जानना चाहता है कि करियर प्रोग्रेशन असली में कैसी होती है। और जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है करियर का, तो उसको कैसे आप पॉजिटिव एंगल से देख सकते हो। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट, हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप हमें अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।